Consider the following statements. Tight monetary policy of the United States Federal Reserve could lead to capital flight. यहाँ पर हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस फेडरल रिजर्व और कैपिटल फ्लाइट, इन तीन शब्दों के अर्थ समझना ज़रूरी है। तो यूएस फेडरल रिजर्व मतलब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे भारत में आरबीआई है, उसी प्रकार यूएस का आरबीआई फेडरल रिजर्व है। आरबीआई क्या काम करता है भारत में? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। मतलब अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम है, इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है, तो आरबीआई मनी के सप्लाई को बढ़ाता है और इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत, अगर इकोनॉमी में, मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो पब्लिक बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, गुड्स सामान तो लिमिटेड है लेकिन लोगों के पास पैसा अधिक हो गया है, तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन राइज होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मनी को विड्रॉ करता है, मनी को निकालता है, मनी को कट करता है, मनी को सक आउट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के द्वारा। ठीक उसी प्रकार का काम यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व करता है। तो यूएस फेडरल रिजर्व क्या है? ये यूएस का आरबीआई है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ये भी एक यूएस फेडरल रिजर्व का ही काम है। इसके तहत इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ये काम करता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही यही होता है कि इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो कैपिटल फ्लाइट, इसको हमें समझना है। आप कैपिटल फ्लाइट मतलब अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंट्री में उसने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टर को अगर लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करूँ जहाँ मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जहाँ मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कंपनी, वो इन्वेस्टर उस कंट्री में से अपने फंड्स को विड्रॉ करेगा और वहाँ लगाएगा जहाँ उसे लगेगा कि उसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। Like for an example, if in India there are some foreign companies, foreign investors who have invested their money, their dollars into India, और अगर उन्होंने देखा कि यूएसए में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो वो क्या करेंगे? वो कंपनीज, वो इन्वेस्टर्स इंडिया में जो उन्होंने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया है वो इंडिया में से विड्रॉ करेंगे, इंडिया में से निकालेंगे और वो यूएसए में जाकर यूएसए में उसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो ये फॉरेन एंटिटीज़ भी कर सकती है और डोमेस्टिक कंपनीज भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसे कर सकते हैं। तो अगर किसी कंट्री में से इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसे ही हम कैपिटल फ्लाइट बोलते हैं। तो कैपिटल फ्लाइट मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी कंट्री में से निकलकर दूसरे कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कैपिटल फ्लाइट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट के अनुसार टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि एक यूएस फेडरल की पॉलिसी है, वो कैपिटल फ्लाइट को नतीजा देती है। तो ये बात सही है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज कैपिटल फ्लाइट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और यूएस फेडरल रिजर्व अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है, इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अगर मुझे वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये अच्छा है मेरे लिए कि मैं इस कंट्री में से निकाल कर अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी उस यूएसए में लगाओ जहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। Now we'll take a look at the second statement. Capital flight may increase cost of firms with existing external commercial borrowings. तो कॉस्ट ऑफ फर्म्स मतलब कंपनी के खर्च, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनीज के लोन्स। किन कंपनीज के? उन कंपनीज के विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मतलब उन कंपनीज के
खर्चा, उन कंपनीज का खर्चा, उन कंपनीज के एक्सपेंसेस जिन्होंने ऑलरेडी लोन लेकर रखा है। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इसे हमें समझना होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड, और बोरोइंग्स मतलब लोन्स, मतलब बाहर से लिया हुआ लोन। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसे लोन की ज़रूरत है तो वो लोन मांगेगी, लोन लेगी। लेकिन अगर वो कंपनी बाहर की, इंडिया से बाहर की फॉरेन एंटिटी से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोन लेती है तो उस लोन को हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। और याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इंडियन कंपनीज के लिए ही इस टर्म को यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो बाहर की किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है तो उसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? अगर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, मतलब अगर कोई इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उस कंट्री में से इन्वेस्टमेंट को निकाल कर दूसरी कंट्रीज में ले जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टर्स एक कंट्रीज से निकल कर दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंक्रीज करेगा उन कंपनीज के कॉस्ट को जिन्होंने ऑलरेडी बाहर से लोन ले रखा है। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आइए इसे समझते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। लेट्स से कोई फर्म है, कोई इंडियन फर्म है, कोई इंडियन कंपनी है जिसने विथ एग्जिस्टिंग ईसीबीज, एग्जिस्टिंग फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है। तो फॉरेन कंट्री से लोन लिया है, इसका मतलब लोन डॉलर्स में लिया है। लेट्स से कंपनी ने 100 CR का लोन लिया है फॉरेन कंपनीज से। तो क्योंकि ये फॉरेन से लोन लिया है तो ये डॉलर में लोन लिया होगा। और ये सेंटेंस क्या कह रहा है? कैपिटल फ्लाइट होने से, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज, कैपिटल फ्लाइट होने से क्या होता है? इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट को निकालने के बाद इंडिया में जितना भी उन्होंने डॉलर्स इन्वेस्ट किया था वो भी चला जाएगा। मतलब इंडिया का जो डॉलर का रिजर्व है वो इंडिया से बाहर चला जाएगा। और डॉलर्स का बाहर जाना मतलब डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिशिएट होना। अगर डॉलर्स बाहर जा रहे हैं तो भारत में से डॉलर्स कम हो रहे हैं, और अगर डॉलर कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपीज़ की वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, कम होगी। तो अगर इन इंडियन कंपनी ने जिन्होंने ऑलरेडी बाहर के इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, अगर उन्होंने 100 करोड़ डॉलर का लोन लिया था, और लोन लेने के समय लेट्स से कि रुपीज़ की वैल्यू थी, लेट्स से अगर जब वो कंपनीज लोन ले रही थी तब लोन लेते समय अगर रुपीज़ की वैल्यू थी 60, लेट्स सपोज रुपीज़ की वैल्यू थी 60, वन डॉलर के लिए 60 रुपीज़ थी। तो अगर उन कंपनीज ने एक स्पेसिफिक कंपनी ने अगर 100 करोड़ का यूएसडी का लोन लिया था तो उसकी वैल्यू क्या थी जब उन्होंने लोन लिया था? तब थी, अगर $1 को हम 60 रुपीज़ के साथ कन्वर्ट करेंगे तो 100 CR की वैल्यू आएगी 60,000, सॉरी नॉट 1000, 600 CR, 6000 CR। तो 100 करोड़ का उन्होंने लोन लिया था, 100 करोड़ यूएसडी का अगर उन कंपनीज ने लोन लिया था तो लोन लेते समय अगर इस रेट से चलेंगे कि 1 USD इक्वल्स 60 रुपीज़, तो उन कंपनीज ने जब लोन लिया था तब 100 करोड़ का लोन लिया था और उसकी वैल्यू थी 6000 रुपीज़, 6000 करोड़ रुपीज़। तो अब कैपिटल फ्लाइट हो गया है, मतलब इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर जा चुके हैं। इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट लेकर, अपने डॉलर्स लेकर इंडिया से बाहर रवाना हो चुके हैं, वो विड्रॉ किया है उन्होंने।
मतलब इंडिया से डॉलर्स बाहर जा चुका है और रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई है। तो डिप्रिशिएट होकर लेट्स से डिप्रिशिएट होकर रुपीस की वैल्यू गिरकर हो गई 80। तो अब $1 के लिए 80 रुपीस हो गया। तो इन कंपनीज को अब लोन का जब रीपेमेंट करना है, तो लोन तो उन्होंने लिया था 100 करोड़ डॉलर्स का। तो क्योंकि अब रुपीस की वैल्यू घटकर 80 रुपये हो गई है, $1 के लिए अब 80 रुपये देना पड़ रहा है। तो इनका जो लोन अमाउंट था, उस लोन अमाउंट को अगर वो रीपेमेंट करने चाहे तो अब उन्हें ज़्यादा रुपीस देने होंगे। अब उन्हें 8,000 करोड़ रुपये देने होंगे सेम अमाउंट के लिए, उसी लोन को रीपेमेंट करने के लिए। जब पहले उन्हें 6,000 करोड़ INR देना पड़ रहा था, अब क्योंकि कैपिटल फ्लाइट हो गया है, इन्वेस्टर्स निकल चुके हैं भारत से, डॉलर्स बाहर जा चुके हैं कैपिटल फ्लाइट की वजह से, तब बाहर जाने की वजह से, डॉलर्स के बाहर जाने की वजह से रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट कर चुकी है। तो अब उन कंपनीज को, उन जिन्होंने बाहर से लोन लिया था, जब पहले लोन लिया था तब उन्हें 6,000 करोड़ INR देने पड़ रहे थे उस लोन का पेमेंट करने के लिए। तो अब रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट करने की वजह से उसी लोन को देने के लिए, वापस करने के लिए उन्हें 8,000 करोड़ INR देना पड़ रहा है। तो डिप्रिशिएट करने की वजह से इन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ फर्म्स, मतलब उन फर्म्स का एक्सपेंस, उन फर्म्स के ऊपर का फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू डिप्रिशिएट करने की वजह से हम देख रहे हैं कि पहले 6,000 करोड़ INR देना पड़ रहा था, अब 8,000 देना पड़ रहा है। 8,000 करोड़ INR देना पड़ रहा है क्योंकि कैपिटल फ्लाइट हो चुका है और इन्वेस्टर्स बाहर जा चुके हैं, डॉलर इंडिया से बाहर जा चुका है। इसलिए इन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया, इनका एक्सपेंसेस बढ़ गया, इन पर इनका कॉस्ट बढ़ गया। तो यही कहा है, इंक्रीज होता है कैपिटल फ्लाइट की वजह से उन कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, जिन्होंने एक ऑलरेडी बाहर के कंपनी से लोन लिया था। यही स्टेटमेंट ये कह रहा है और इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो कैपिटल फ्लाइट होने की वजह से जब इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर जाते हैं, तब वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बाहर लेकर जाते हैं, और वो पैसा क्योंकि डॉलर में था, वो डॉलर इंडिया से बाहर जाता है। तो इसकी वजह से रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, और वैल्यू डिप्रिशिएट करने की वजह से उन फर्म्स को आर्थिक नुकसान होता है, उन पर आर्थिक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। नाउ विल टेक अ लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। Devaluation of domestic currency decreases with the currency risk associated with ECB, external commercial borrowings। तो यहाँ पर हमें करेंसी रिस्क इस शब्द को समझना होगा। करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ECB, इसका मतलब जब इंडियन कंपनीज बाहर की इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उन्हें एक डर रहता है, करेंसी रिस्क का डर। करेंसी रिस्क मतलब करेंसी के वैल्यू कम होने का रिस्क, मतलब करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करने का रिस्क, ये रिस्क होता है। जैसे कि हमने ये पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वैल्यू डिप्रिशिएट करने की वजह से जो लोन का अमाउंट था, उस लोन के अमाउंट को जब वो रीपेमेंट करने गए तब उन्हें ज़्यादा रीपेमेंट करना पड़ा। 6,000 करोड़ से उन्हें 8,000 करोड़ देना पड़ा। क्योंकि रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई। तो इसलिए ये जो वैल्यू का डिप्रिशिएट होने का रिस्क होता है, ये एसोसिएटेड होता है बाहर के इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की वजह से ये रिस्क इंडियन कंपनीज में होता है। इसको हम करेंसी रिस्क बोलते हैं। कंपनीज को डर होता है अगर वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा जब वो बाहर के कंपनी से लोन लेते हैं, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECBs लेते हैं तब। तो ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECBs। मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन हो रहा है तो वो इस रिस्क को डिक्रीज करता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने पहले ही देखा था, इस एग्जाम्पल के तहत हम इस स्टेटमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन हो रहा है तो वो डीवैल्यूएशन डिक्रीज करता है करेंसी रिस्क को, मतलब करेंसी के डीवैल्यूएशन होने के रिस्क को डिक्रीज करता है, ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट। मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, 60 से 80 रुपीज़ में आ गई, वो डोमेस्टिक वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई, डीवैल्यूएशन हो गया उसका, तो इस डीवैल्यूएशन होने की वजह से जो कंपनीज को डर था, कंपनीज को करेंसी के डीवैल्यूएशन होने का रिस्क जो था, उसका डर जो था, वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात कहता है। ये डिक्रीज कैसे होगा? ये तो इंक्रीज होगा ना, उल्टा ज़्यादा होगा। अगर डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा, अगर इसकी वैल्यू और गिर गई, लेट्स से 60 से 100 में गिर गई, तो सेम अमाउंट ऑफ लोन को रीपेमेंट करने के लिए अब उन्हें 6,000 करोड़ नहीं बल्कि 1,000 करोड़ देना होगा उसको, उन कंपनीज को। मतलब डीवैल्यूएशन से करेंसी रिस्क और बढ़ गया। अगर उन्होंने लोन लेते समय 100 का लोन लिया था, तब डोमेस्टिक वैल्यू थी 60 इस एग्जांपल के तहत। अगर उन कंपनीज ने 100 का लोन लिया था और उस वक्त डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू थी 60, लेकिन अब क्योंकि वो डिप्रिशिएट करके डीवैल्यूएट कर वो 100 हो गई, तो 100 होने के बाद उस $100 को लोन को चुकाने के लिए अब उन कंपनी को $1,000 देने होंगे। मतलब अगर करेंसी डीवैल्यूएट करती है तो वो करेंसी को जो रिस्क होता है, मतलब करेंसी की वैल्यू कम होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, एक्चुअल में वो बढ़ जाता है। तो ये जो डिक्रीज का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ये डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगी, रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन जब लेते हैं तो वो लोन लेने के समय अपनी करेंसी का कहीं डीवैल्यूएशन ना हो जाए, इसे ही हम करेंसी का रिस्क बोलते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर डीवैल्यूएशन होगा तो वो करेंसी रिस्क डिक्रीज होगा, ऐसा कह रहा है ये थर्ड स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ज़्यादा से और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जो रिस्क एसोसिएटेड होता है, करेंसी की डीवैल्यूएशन होने का जो डर होता है, जो रिस्क होता है, वो डोमेस्टिक करेंसी के डीवैल्यूएशन से वो और ज़्यादा वर्स हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये डिक्रीजेस की जगह इंक्रीज होना चाहिए। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट and third statement is incorrect. So option A is the correct answer to this question. 1 and 2 only. I hope you understood my explanation.